हम सब लोग मिलकर बहुत उत्साह के साथ में स्वागत करें। आज की हमारी मेहमान लखनऊ से हमारे बीच में पधारी हैं पूर्णिमा सिंह। पूर्णिमा, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज मुझे, बिकॉज जब डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी तो मतलब आपका चैनल देखते देखते ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना सीखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस चैनल पे एज एन शो पे मैं गेस्ट रहूंगी। तो बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर। आपका सफ़र डायरेक्ट सेलिंग का पूर्णिमा बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, जी। क्योंकि आज आप एक सेलिब्रिटी हैं और एक सेलिब्रिटी की कहानी सबको मालूम होती है। ये इंटरव्यू शूट करने से पहले मैंने आपका लगभग सवा घंटे का पूरा एक वीडियो मैंने देखा और उसमें आपके बारे में और डिटेल से मैंने जाना। जी। तो मात्र सवा तीन साल में जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो बहुत उल्लेखनीय हैं, और उस अचीवमेंट की वजह से हमने आपको आमंत्रित किया है। और ये मेरे लिए पर्सनली एक बहुत सुखद बात है, और बहुत इससे मुझे भी उत्साह मिल रहा है कि आपने अगर ऐसा चाहा था कि आप एक दिन आएँ और आपने इस चैनल से बहुत कुछ सीखा है। तो ये अगर आपने शिष्टाचार के नाते बोला है तो उसके लिए भी धन्यवाद, और अगर रियली आपने ऐसा ऐसा आपके साथ में हुआ है तो ये हमारी पूरी टीम को और ज़्यादा उत्साहित भी करेगा। और व्यूवर्स के लिए इसमें एक संदेश भी है कि वो अगर चैट विद सुरेंद्र वत्स को फॉलो करते रहेंगे और सीखते रहेंगे बिल्कुल। तो वो भी एक दिन वहाँ पे बैठेंगे जहाँ पूर्णिमास बैठी हुई है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली सर, ये एक ड्रीम कम ट्रू है कि आज यहाँ पे इस चैनल पे आना। जैसे लोगों का कौन बढ़ेगा करोड़पति पे आना होता है हम डायरेक्ट सेलर का एक ड्रीम ही होता है, और आज यहाँ पे आना अपने आप में एक उपलब्धि मुझे लगती है। थैंक यू सो मच पूर्णिमा। हमने आपका कमिंग सून का वीडियो डाला था, जी। तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिले हैं। कुछ मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तान्या रावत ने लिखा है, वी विल लव यू टू सी देयर ऑन दिस सीट। दीप राज गुप्ता ने लिखा है, इंस्पिरेशन फॉर ऑल गर्ल्स। सरला वर्मा ने लिखा है, सुपर एक्साइटेड। अतुल राठौर ने लिखा है, मुझे गर्व है कि आप इस चैनल पर आ रहे हैं। हेमंत ने लिखा है, वेलकम ब्यूटी विद ब्रेन। विकास विक्रम ने लिखा है, वेलकम दीदी राधे राधे। मोतीराम साहू ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग की झांसी की रानी। और मैक मैकेलिक सॉरी मैकेनिकल माइंड ने लिखा है, युवाओं की प्रेरणा पूर्णिमा। बहुत सारा ब्लेसिंग्स बहुत सारे लोगों ने आपको दी हैं। और जब आपको इतना सारा प्यार मिलता है लोगों को, कैसा लगता है? सर, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्यार मुझे यहाँ इस इंडस्ट्री ने दिया है उतना मुझे कहीं से नहीं मिल सकता था। बहुत ही अच्छा लगता है। और जब लोग मुझे देख के देखते हैं कि हाँ, ये लड़की आगे बढ़ रही है तो मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ, तो जो हिम्मत उनको मिलती है मुझे देख के, वो मुझे बहुत ही अच्छा फील कराती है। बहुत ही अच्छा। दैट्स ग्रेट। पहला प्रश्न पूर्णिमा आपके लिए है, आपकी ज़िंदगी का अब तक का सफ़र और उससे सीखे गए सबक। सर, मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद मांडा के एक बहुत छोटे से गांव में हुआ था। और जैसे आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती थी। बहुत छोटे एरिया से थे। आप कह सकते हो कि मेरी स्कूलिंग भी जो हुई थी वो ऐसे स्कूल में हुई थी जैसे गोबर की लिपाई वगैरह होती अच्छा। है। पीपल के पेड़ के नीचे मेरा स्कूल वाह। था। और जो नर्सरी प्री नर्सरी केजी वगैरह जो भी क्लासेस होती हैं, कोई क्लासेस मैंने की नहीं है, क्योंकि मेरा डायरेक्ट एडमिशन फर्स्ट क्लास से ही हुआ था। तो ऐसा ही बचपन था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी मुसीबतें बता के नहीं आती हैं। तो जब मैं 8 साल की थी तो 8 साल की उम्र में डायग्नोज हुआ कि मेरे फादर को, जो कि पुलिस में थे, उनको लास्ट स्टेज लिवर कैंसर है। ओहो। और जब ये बात पता चली मेरे घर वालों को, तो मैं आपको बताऊं कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत वीक थी हमारी। और क्योंकि पापा की सैलरी थी 3,000 रुपये, बहुत ही कम, और उसमें सबसे बड़े वही थे। तो जब ऐसा हुआ तो कहते हैं ना, लोग बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे बिजनेस के बारे में। मैं आपको बताऊं सर, मेरी मम्मी सबके पास में गई और सबसे बोला कि मतलब कुछ पैसे अगर मिल सकते हैं फादर के इलाज के। एक सिंगल पर्सन ने हेल्प नहीं की सर। आज लोग बोलते हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं है।
सर 8 साल की उम्र में थी और आपको तो पता है सर बेटियां कितनी लाडली होती हैं अपने पापा की। मैं बहुत लाडली थी क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे 2 छोटे भाई थे। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बोल दिया सर कि टाइम नहीं है। और हम लोग लास्ट टाइम गए थे उनको पानी पिलाने के लिए और डॉक्टर ने खुद याद है आपको वो सिर्फ सिचुएशन? मुझे ही याद है सर। मेरे छोटे भाई को तो वो 1 साल का था, उसको तो पापा का फेस तक नहीं पता। जो मेरा 2 साल छोटा भाई है वो हमेशा मम्मी के साथ में ही रहता था, तो उसको भी कुछ खास याद नहीं है। सर मैं ही थी जो वो सारी चीज़ें देख रही थी, फेस कर रही थी। और मुझे याद है कि जब पापा की डेथ हुई तो मेरी मॉम का वजन भी बिल्कुल 25 केजी तक हो गया था। कोई हम लोग को पूछ तक नहीं रहा था सर कि खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, कहाँ है बच्चे तुम्हारे, कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कहते हैं ना कि हम यूपी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहते हैं कि जब तक आपके फादर हैं, जब तक आपके पति हैं, तभी तक आपकी वैल्यू उस घर में होती है, वरना कोई आपको ज्यादा तक पूछता नहीं। इवन मौत का जिम्मेदार भी आपको ही बना दिया जाता है कि इनकी वजह से ही डेथ हुई है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन हाँ नाना ने संभाला। और मैं बहुत ही कम जगहों पे मैंने ये बात रखी है कि मैं आपको बताऊं विद इन 2-3 मंथ्स मेरी पूरी पैटर्नल फैमिली खत्म हो गई थी। अरे अच्छा। मेरे 1-1.5 महीने में मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। फादर की डेथ के बाद? फादर की डेथ के बाद फिर मेरी बुआ की भी डेथ हुई। और उससे पहले मेरे छोटा चाचा की डेथ हो गई थी, मेरी दादी की डेथ हो गई थी। तो सब अलग अलग बीमारी से या कुछ? अलग अलग बीमारी से हुए हैं। मेरे छोटे चाचा को खून की उल्टी हुई थी और मेरे दादाजी को पापा की गम की वजह से, सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ। और बुआ जी को भी मेरे लिवर कैंसर ही हुआ था, जो भी कुछ टाइम के बाद में डेथ हुई। तो मेरे पैटर्नल फैमिली में मेरे पास में कोई नहीं। तो नाना ने जब देखा कि ये सिचुएशन में तो मेरे बच्ची नहीं रह पाएगी, तो वो हमें लखनऊ लेके आए। अच्छा। और जब लखनऊ में लेके आए तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक माँ से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता। जिस टाइम पे मेरी मम्मी को शोक मनाना चाहिए था, जिस टाइम पे रोना चाहिए था, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने ये डिसीजन लिया कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो मेरे पापा की जो पुलिस की जॉब थी वो मेरी मॉम ने ली। और अभी क्या है कि हम तुरंत जॉब नहीं ले सकते, तो उनको सारा ट्रेनिंग वगैरह सारा प्रोसीजर फॉलो करना था। तो अब सोचिए 3 बच्चे हो चुके हैं। 3 बच्चों के बाद में मम्मी ने बुलेट फायरिंग की, दौड़ा, हर्डल्स किए, सब कुछ किया, ये सारी चीजें की और उन्होंने वो एग्जाम पास किया। मुझे याद है कि मेरे घर में, नाना के घर में जगह नहीं थी, ऊपर में एक स्टोर रूम खाली था, उसी रूम में हमने अपना बेड वगैरह लगाया था, उसके नीचे अपना सिलेंडर वगैरह रखा था, मसाले के डिब्बे रखे थे, उसी को, वही रूम ही हमारी जिंदगी थी पूरी। और वहां पे आंगन में हमने खुदाई की थी। खुदाई करने के बाद में मम्मी के लॉन्ग जंप का तैयारी वगैरह करवा रहे थे। और सिचुएशन ऐसी थी कि सर जब उनका सिलेक्शन हुआ तो 2 साल तक हम बिना मम्मी पापा के रहे। अच्छा। ना मेरे पास में मम्मी थी, ना मेरे पास पापा थे। और आपकी उम्र? 8-10 साल, 8-10 साल की थी मैं। और फिर उसके बाद में मैं पढ़ाई करने के लिए जब गई तो मेरे भाई थे। पेरेंट टीचर मीटिंग में सर मैं अपने भाई की पेरेंट बन के जाती थी। जिस टाइम पे मेरा खेलने का टाइम था, गुड़िया वगैरह डिमांड करने का टाइम था, मैं पेरेंट बन के जाती थी और मेरे पेरेंट टीचर मीटिंग में कोई आता नहीं था। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी। मेरे भाई को मैं उस जगह से ही नहीं लेके जाती सर जहाँ पे मेरे को कैंडीज वगैरह मिलते रहे, आइसक्रीम के ठेले लगे हों, क्योंकि पता था ना कि अगर मांग लिया तो बहन दिला नहीं पाएगी। लेकिन ऐसे चल तो रहा इतनी था। समझ डेवलप थी आपके अंदर में उस समय कि भाई को वहां से नहीं लेके जाना है, वो मांगेगा, मेरे पास पैसा नहीं है? बिल्कुल सर, क्योंकि बात ये है ना कि जब वो मैं फील कर पा रही हूँ ना, तो मेरे को वहां पे स्ट्रांग बनना था सर। और मुझे वो चीज दिख रही थी कि मेरा टिफिन बॉक्स नहीं है। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने स्कूलिंग में और अपने कॉलेज टाइम में टिफिन बॉक्स नहीं लेके गई हूँ मैं। अरे वाह। मेरा टिफिन बॉक्स में कुछ नहीं होता था। भूख तो लगती होगी? बाहर दोस्तों के टिफिन खाते थे हम, जो उनके में से बच जाए, इधर से बच जाए, उधर से बच जाए, ऐसे करके हम खाते थे। और मुझे भी लगता था कि कुछ सर दोस्तों पापा, के नाम याद आ रहे हैं अभी? हाँ बिल्कुल, मेरे दोस्त थे, मेरी प्रिया दोस्त थी, मेरी आरती दोस्त थी। तो कुछ लोगों के टिफिन भूख लगती थी तो मतलब मैं उसके टिफिन पहले ही ले लेती थी, क्लास में खाती थी। तो आज डायरेक्ट सेलिंग की सेलिब्रिटी पूर्णिमा अपने उन दोस्तों को क्या कहना चाहती हैं? बस सर बहुत मुझे
मतलब फील ना होने देने के लिए कि मैं अकेले फाइट कर रही हूँ। आपका थैंक यू कि आप हमेशा मेरे साथ में रहे, ये फील नहीं होने दिया, सोचने नहीं दिया कि घर पे जाके मुझे कोई हक करने वाला होगा कि नहीं होगा। ये फील ना होने देने के लिए कि किसी ने पूछा कि नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, पेट भरा है कि नहीं, ये फील ना होने देने के लिए, मेरे होमवर्क कॉपी करवाने के लिए, क्योंकि कोई होमवर्क करवाने वाला घर पे नहीं था, तो कॉपी करने देने के लिए, वो हर चीज़ के लिए थैंक यू। तो पर भाई आपकी जो पढ़ाई थी उस पर क्या इफेक्ट पड़ा इसका, इन सब चीज़ों का? सर इफेक्ट सर ये है कि मैंने जब नाना से पूछा ना कि नाना ये लाइफ कब मिल सकती है, तो मेरे नाना ने एक चीज़ बोला कि तुम अच्छी पढ़ाई करोगी, अच्छे मार्क्स लेके आओगी और अच्छी जॉब करोगी, तो तुम अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें अचीव कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। और बस मुझे यही सुनने की देर थी सर। मैंने अगर मुझे ऐसा लगा कि यार यही चीज़ मेरी लाइफ को सही कर सकती है, मैं अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, तो सर मैंने फिर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना शुरू किया और 10th क्लास में मेरे 96% थे। अरे वाह। तो उस समय ट्यूशन वगैरह नहीं, कुछ लेते? नहीं सर, ट्यूशन कोई नहीं था और इश्यूज रहे होंगे तो? सर मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आई थी। गांव में तो हिंदी मीडियम में पढ़ रही थी, कहाँ गांव के स्कूल में थी। जहाँ पे मैं लखनऊ आई तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं पढ़ रही थी। तो लेकिन यस, अपने आप को डेवलप किया, काफ़ी डेवलप किया। तो 10th के बाद फिर जो सोचा था कि भी नंबर आ जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, तो क्या बदला फिर? 96% आ गए। सर दूध के ग्लास में बॉर्नविटा मिलके मिलने लगा। अच्छा, पहले दूध का ग्लास मिलता था, उसके बाद में उसमें बॉर्नविटा मिलने लगा। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस मम्मी ने कहा कि 2 साल और अच्छे से पढ़ाई करो, लाइफ थोड़ा सा और बेटर होगी। 12th क्लास किया, तो 12th क्लास में पीसीएम से किया क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे थे, साइंस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन कहते हैं ना, धीरे धीरे आप अपने आप को ग्रो करते हो तो पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है। तो मैं स्केचिंग ड्राइंग काफ़ी अच्छी करती थी। अच्छा। तो मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि तुम्हें फैशन डिज़ाइनिंग ट्राई करना चाहिए। और जब उन्होंने सजेस्ट किया तो मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने जब ट्राई किया सर, मैं बताऊं, इंडिया लेवल पे जो फैशन डिजाइनिंग के सबसे बेस्ट कॉलेज है, निफ्ट एनआईडी एंड पर्ल, वो तीनों क्रैक किए मैंने। अच्छा, वाह, क्या बात है। और मेरा मुंबई ब्रांच में सिलेक्शन भी हुआ। और सर लेकिन जब मैं बहुत खुश होकर मम्मा के पास में गई और मम्मा से पूछा, बोला कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मम्मी ने कहा कि हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे 80,000 एक सेमेस्टर की फीस है। 4 साल का आपकी पढ़ाई कम से कम 10 लाख में जाएगी। अगर सारे पैसे तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिए तो दोनों भाइयों को क्या पढ़ाऊंगी मैं। और सर मेरी मम्मी, मैं आपको बता दूं सर, पुलिस में है, गवर्नमेंट जॉब में है, करंट टाइम पे इंस्पेक्टर है। तो उस समय आपको बुरा नहीं लगा जब मम्मी बोल रही हैं आप चाह रही हैं पढ़ना, मम्मी बोल रही कि नहीं पढ़ा सकते? सर बहुत बुरा लगा था, लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी पता थी कि मुझसे भी ज़्यादा मम्मी को बुरा लग रहा होगा कि मुझे पढ़ा नहीं पा रही हैं। उन्होंने एक चीज़ बोली सर जो मुझे लगा, बहुत अंदर से खटकी भी। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें तो दूसरे के घर जाना है, ठीक है, तो बेटा है उसको घर चलाना है, ठीक है, तो अगर उसकी पढ़ाई में ज़्यादा हमें देना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई ना कि सर लोग बोलते हैं कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि लड़कियों के बिना भी कोई घर नहीं होता सर। बस लेकिन कहते हैं ना कि अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस दे रही थी, और सेक्रीफाइस देने में तो हमेशा सर कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ठीक है। तो बहुत बोला गया कि हाँ बड़ी लड़की है, देखो कितना संभाल के, देखो उसने अपने ड्रीम्स को गिव अप कर दिया, देखो भाई के लिए किया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि चलो ठीक है, भाई के लिए तो कर रही हूँ, अपने छोटे भाई के लिए तो कर रही हूँ। तो ऐसा करके सर मैंने बीटेक स्टार्ट किया। बीटेक का एक मैंने एग्जाम दिया था, हाँ यूपीएससी क्लियर किया था मैंने, क्योंकि रैंकिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। तो कॉलेज में मैंने सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन की। कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, मार्क्स अच्छे लेके आने की कोशिश कर रही थी, 83% मेरे मार्क्स थे, क्योंकि सर रास्ता तो वहीं से था ना कि मार्क्स अच्छे लेके आएंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे, टॉप करेंगे तो फिर जॉब अच्छी मिलेगी। लेकिन कहते हैं ना कि सर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे को इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन करना वही पड़ा। 4th ईयर में आई, 4th ईयर में देखा कि अब आगे क्या। सीनियर्स को देख रही हूँ, उनको तो जॉब है नहीं, देख रही हूँ टॉपर भी उसी लाइन में लगा हुआ है, तो एक्सपीरियंस पर्सन उसी लाइन में लगा हुआ है। अब अगर गेट एसएससी की प्रिपरेशन अगर मैं करूं तो पैसे कहाँ से लेके आऊँ मैं 4 घंटे से ट्यूशन पढ़ाती थी कि मैं अपने पॉकेट मनी अरेंज करूं। 9th क्लास 8th क्लास से मैं ट्यूशन पढ़ाती थी 4-4 घंटे कि मैं अपने खुद की पॉकेट मनी अरेंज कर पाऊँ। मैंने कहा कि अब ये तो ऑप्शन मेरे पास में नहीं रहा
कि मैं बार बार मम्मी से पैसे मांगूं कि भाई मुझे गेट एसएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो ये सिचुएशन चल रही थी सर, और ऐसी सिचुएशन के साथ में मैं आपको बताऊं, जैसा होता नहीं है कि एक मेरे लाइफ में पहले ही देख लिया था कि भाई घर का कोई मेंबर ना रहे तो घर में पैसा नहीं आता है। बोलते तो हैं पापा मम्मी कि हम हैं अभी तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताना भूल जाते हैं कि जब हम नहीं रहेंगे तब क्या होगा। तो अब सर ऐसी सिचुएशन चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना सर कि जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होता है तो भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और लाइफ में सर वेलकम हुआ मेरे 4th ईयर में डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में आई, एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। अच्छा। और फिर बहुत खुश, बहुत हाईली एक्साइटेड, बिल्कुल लाइफ में ऐसा लगा कि क्या हो गया। लेकिन पहले तो सर बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अप्रोक्स में उससे 6 महीने पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की 2-3 सेमिनार्स अटेंड कर चुकी थी। तो मुझे लगा कि सर ये नेगेटिव है, क्योंकि ये मेरे दोस्त लोग तो इनके ऊपर तो कुछ असर दिखा नहीं, तो मेरे ऊपर क्या ही असर दिखेगा। तो थोड़ा सा नेगेटिव थी। लेकिन जो सीनियर ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने एक चीज पूछा कि पूर्णिमा एक बात बताओ, तुम इंजीनियर बनने जा रही हो, अगर 1 महीने बीमार पड़ गई तो तुम्हारे घर में पैसा आएगा? अगर तुम डॉक्टर होती, तुम 1 महीने बीमार पड़ जाओ, क्या तुम्हारे घर में पैसा आएगा? क्या तुम्हारी मम्मी सर्जरी कर सकती है तुम्हारी जगह पे? तुम्हारा भाई सर्जरी कर सकता है? नहीं कर सकता। तुम लॉयर हो, तुम्हारा कोई केस नहीं लड़ सकता तुम्हारे बिना। तुम्हारे घर में पैसा कहाँ से आएगा अगर तुम 1 महीने के लिए भी कुछ भी दिक्कत आ गई तो मुझे मेरे पास इसका आंसर नहीं था। और जब मुझे इसका आंसर मिला ना कि डायरेक्ट सेलिंग से मिल सकता है, इट्स पॉसिबल, तो फिर मुझे और कोई क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं लगी। मैंने बहुत खुश होके, मैं बहुत हाईली एक्साइटेड होके घर पे गई। और घर पे जब मैं गई खुश होके, तो जिस तरीके से कहते हैं ना कि अभी आपको कोई बताने वाला नहीं है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे घर पहुंचे बताने वालों की संख्या एकदम लाइन से खड़ी थी। मम्मी ने बोला कि ये क्या लेके आई हो सामान, क्योंकि वहां पे मैं बताया गया था सामान लेके आओ तो फिर घर में यूज करवाओ। हाँ, यूज करवाओ, क्योंकि सर मैं ट्यूशन तो पढ़ाती थी तो पैसे थे उस टाइम पे थोड़े बहुत मेरे पास में। तो उन्होंने कहा कि ये सारा सामान जैसे लेके आई हो, जिस स्पीड से उसी स्पीड से बाहर फेंक दो, वरना तुम भी बाहर निकाल दूंगी मैं। कहेगी अधिकारी की लड़की सिर्फ अधिकारी बनेगी। अच्छा। कोई तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस नहीं करने वाली है, ठीक है? तुम्हारे पापा सिपाही थे, मैं इंस्पेक्टर हूँ, तुम ये काम करोगी? इस तरीके से मुझे डांटा। लेकिन सर एक चीज थी ना, लग रही थी कि मम्मी गवर्नमेंट जॉब में है, फिर भी 3 बच्चों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पा रही है। मतलब जो वो चाहते हैं एटलीस्ट वो नहीं पढ़ा पा रही। मुझे पता है वो अपनी तरफ से बेस्ट दे रही है, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो नहीं बन पा रही हूँ। तो अगर मैं भी उसी प्रोसेस में रही तो मुझे नहीं मिल पाएगा। तो भाई दशा को बदलना है, दिशा को बदलना पड़ेगा। फिर मैंने काम करना शुरू किया सर। चैलेंजेस काफी थे सर। मैं अप्रोक्स में 5 घंटे 6 घंटे तो अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में थी। फिर उसके बाद कॉलेज से निकलने के बाद 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाती थी, 1 घंटे रेस्ट में, 6 घंटे वहाँ, 4 घंटे यहाँ, 10 घंटे तो ये निकल गए। टाइम बिल्कुल होता नहीं था। फिर बस काम करना शुरू किया। तो सर मैंने स्टार्टिंग एक चीज पे की, मैंने कि भाई अपलाइन की बात माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर इनकी बात नहीं मानी तो कल को ये मेरे को बोलेंगे कि इसी वजह से तुम आगे नहीं बढ़े। इसलिए उनकी सारी बात माननी है। तो एक मैंने पहले अपना मेंटर सेलेक्ट किया। अच्छा। और उसके बाद में मैंने काम की स्पीड को बढ़ाया। मैंने फिर एक चीज ठान ली थी कि जब कॉलेज में डायरेक्ट सेलिंग का नाम आएगा ना, मेरा नाम जरूर आना चाहिए। ओके, ग्रेट। क्योंकि चाहे पॉजिटिव में है चाहे नेगेटिव में है, नाम आना बहुत जरूरी है। ये चीज मैंने ठान ली थी। और इसके बाद मैंने प्लान्स वगैरह शो करना शुरू किया। तो सर होते नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठे ही होते हैं इस ताक में कि नेगेटिव करना है। तो मैंने एक बार जाके उसको बोल दिया कि देख अभी प्लान दिखा के उठी हूँ, अभी जाके नेगेटिव करके आ। 2 बार 3 बार, चौथी बार वो आया ही नहीं नेगेटिव करने के। अच्छा, ओके। फिर मैंने थोड़ी सी बहुत ट्रैवलिंग करना शुरू किया एंड अपने 60 किलोमीटर के एरिया को कवर करना शुरू किया। संडे में मैंने अप डाउन करने शुरू किए, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसे अप डाउन करना शुरू किए। तो सर मेरा पहला चेक जो आया डायरेक्ट सेलिंग से वो आया 139 रुपीज। अरे वाह, क्या बात है। 139। पहले 6 महीने का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका पूर्णिमा? सर ऐसा एक्सपीरियंस था कि सर लग रहा था कि मैं भाग रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। लेकिन एक चीज थी, माइंड में ये सेट था कि यहाँ पर सीखने आए, अपन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। ओके। मेरे दिमाग में ये था खाली हाथ नहीं जाएंगे। पहली चीज तो ये चीज दिमाग में चल रही थी कि यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जितना इनको आता है बात करने का तरीका, उतना मैं सीख लूँ। क्योंकि अगर मैं बात करना तरीका सीख लूंगी तो चेक भी कॉपी हो जाएगा। पहली चीज तो ये दिमाग में चल रही थी। दूसरी चीज ये चल रही थी कि इनके पास इतने जानने वाले लोग हैं
कल को मान लो कि मैं इंजीनियरिंग में अच्छा करती हूँ तो मतलब मेरे पास क्लाइंट मिल जाएंगे मुझे। अच्छा, वाह, क्या बात है, गुड। तो मुझे एक चीज समझ में आई, नेटवर्क का फायदा कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा मुझे। तो मैं इन दोनों पीछे के रन कर रही थी, तो ऑटोमेटिकली मुझे पैसा भी दिख रहा था कि ऐसे पैसा भी आएगा, ड्रीम्स भी पूरे हो सकते हैं, काम भी चीजें हो सकती हैं। तो विजन बड़ा हो गया था। अब जब विजन बड़ा हो गया तो सर यस, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ में कुछ लोग ऐसे अजीब से मिले जो मुझे बिटिया बुला के बोलते थे कि बिटिया आई है, इसे को संभाल। ले लो। एक ऐसा भी टाइम आया था बिटिया बोल के कि तुम मुझे क्या सिखाओगी ऐसे करके, ठीक है तुमको तो हम सिखा के भेजेंगे। ऐसे अच्छा। ऐसे करके, मतलब घर में सेल्स की तरह ऐसा लगा मुझे, स्टार्टिंग में ऐसा फील हुआ। तो चेक जब आया 139 का, तो मेरे दोस्त लोग तो मजाक करने पे उतर गए बिल्कुल, कहता हमारे शुभ चिंतकों को सबसे पहले चिंता होती है। तो वो आए मेरे पास में, उन्होंने कहा कि इतने तो रुपए, तो मैं वही अपना ब्लेजर झाड़ देते तो निकल जाते। होता नहीं है, लेडीज होती हैं, वो हस्बैंड के जब ब्लेजर झाड़ती हैं तो उसमें से पैसे खनक खनक के निकलते हैं। तो कहे इतने झाड़ दिया होता तो निकल जाता। मैंने उससे एक चीज कही कि भाई जितने रुपए लेके तुम दुकान में सामान लेने जाते हो ना, उतना तो मेरा कैशबैक आता है। अच्छा। सर लीडर का एटीट्यूड ही तो बहुत कॉन्फिडेंस था आपके पास में पूरा उस समय भी, क्योंकि सर एक चीज थी, मैंने इन्वायरमेंट देखा, मैंने कहा माहौल पकड़ लो पूर्णिमा। अगर तुम अपने से ऊपर कैटेगरी के लोगों के साथ में रहोगे, सोच ऊपर वाली होगी। अपने से नीचे कैटेगरी वालों के साथ में रहोगे, सोच नीचे वाली होगी। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपने अपलाइंस के अराउंड में रहूं। वो बोलते थे 1 लाख का टर्नओवर, वो बोलते थे 5 लाख का टर्नओवर, वो बोलते थे 1 करोड़ का टर्नओवर, तो मेरी सोच वहां जा रही थी। ओके ओके। तो उनके जब मेरे पास में कोई प्लान नहीं होता था सर ना, मैं उनके प्लान में जाके बैठ जाती थी। वो कौन सा समय था पूर्णिमा जब आपको करते हुए ये लगा, कॉन्फिडेंस आया कि यस अब इस इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं? सर मुझे इसको मैं अगर बहुत अच्छी तरीके से बताऊं तो सर मैंने एक देखा कि सबसे यंगेस्ट में गर्ल कौन है। अच्छा, ओके। हाँ, ये मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं देख रही थी कि गर्ल्स उतनी ऊपर तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, क्या रीजंस है जो वो नहीं पहुंच पा रही है। मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि अगर नहीं है कोई ना, तो भगवान ने वो चीज मेरे लिए लिखी हुई है। ओके। वो चीज मुझे बहुत मोटिवेट कर रही थी। मतलब वो एक ड्रीम बन गया आपका। हाँ, कि एज ए यू नो गर्ल, एज ए यंगेस्ट गर्ल आपने एक अचीवमेंट हासिल करनी है। और एक और चीज सर कि मैं अपने ऊपर में अपलाइन में नहीं देख पा रही थी कि जिसको देख के मैं चेक दिखा पाऊं कि भाई गर्ल का है, ऐसा चेक है, ऐसा चेक है। तो मैं चाहती थी कि मेरे डाउनलाइन के पास में वो चेक होना चाहिए। ओके, अरे वाह। मतलब मेरे पास में जितने चैलेंजेस आए थे कि लड़के मुझे ऐसी चीजें बोल रहे थे, उनसे प्लान दिखाने में दिक्कतें आ रही थी, मैं ये देख रही थी कि ट्रैवलिंग करने में दिक्कत आ रही थी, मैं जब भी इधर ट्रेन्स वगैरह में, जनरल ट्रेन्स वगैरह में जब मैं सफर कर रही थी, तो जब होता नहीं है कि आप किसी फैमिली मेंबर्स के साथ में न रहो तो थोड़ा सा भी अगर टॉप ऊपर नीचे है तो आपको पूरा टाइम चौकन्ने रहना पड़ता है। तो वो चीज जो चैलेंज आ रहा था मेरे साथ में, तो जितनी भी चीजें, मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। जब मैं ट्रैवल करने के लिए दिल्ली में आई तो बंगला साहब में बैठ के मैंने किसी तरीके से खाना खाया कि भाई मेरे डाउनलाइंस को ना पता चले कि मैम के पास पैसे नहीं है। तो ये जो फाइट मैंने दी, ये मेरी डाउनलाइन में गर्ल्स को पता होनी चाहिए कि भाई लड़की कर सकती है। मैं करके अगर नहीं दिखा पाई ना सर, उनके पास हमेशा ये एक्सक्यूज होगा कि लड़कियां नहीं कर सकती। तो ये आपके लिए कारण था कि अगर आप नहीं कर पाई तो बहुत सारी गर्ल्स को निराशा होगी, और आप कामयाब होगी तो बहुत सारी गर्ल्स के लिए आप इंस्पिरेशन बन जाएंगी। और आप हैं, आप पूर्णिमा रियली हैं। कितने सारे लोगों ने ये कमेंट्स भी किए हैं। आपकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। मेरे पास में बहुत सारे प्रश्न हैं व्यूअर्स के, तो ये प्रश्न इस इंटरव्यू में हम लोग नहीं ले सकते। एक कंटिन्यू इंटरव्यू करेंगे हम लोग। ये एपिसोड हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। अगला एपिसोड अगले मंगलवार को हम लोग दिखाएंगे, और उसमें हम व्यूवर्स के क्वेश्चंस और मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग लेंगे। सो आज के इस एपिसोड में आने के लिए पूर्णिमा, और स्पेशली आप लखनऊ से खुद ड्राइव करके आए हैं, सो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। कल जब रात में बात हुई और आपने बोला कि मैं सेल्फ ड्राइव कर रही हूँ रात के 9 बजे के आसपास में, तो मैं तो थोड़ा सा मुझे डर लगा अंदर से। फिर आपने बोला कि नहीं मैं रेगुलर हैबिचुअल हूँ इसके लिए, तो वो कहीं ना कहीं एक इंस्पायर भी किया अंदर से ये चीज़ कि जैसा हम चाहते हैं कि लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, आप वैसी हैं। सो स्पेशली इतनी लंबी ड्राइव करके, सेल्फ ड्राइव करके दिल्ली में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा। थैंक यू सो मच सर, और इतना अच्छा अमेजिंग शो बनाने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।
सो ये थी पूर्णिमा सिंह, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में। यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, गर्ल्स तो उनको बिल्कुल फॉलो करती हैं और फॉलो करना चाहिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे कौन शख्सियत आने वाली है, बिल्कुल पूर्णिमा दोबारा आपके बीच में उपस्थित होंगे। आपके क्वेश्चंस होंगे, मेरे क्वेश्चंस होंगे। अगले मंगलवार का बेसब्री से इंतजार कीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा फिर आपके बीच में उपस्थित रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर